वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में एक खास एपीआई पर बात करने वाले हैं, प्री रेंडर। हाँ। सीधे शब्दों में कहें तो ये एपीआई रिएक्ट कंपोनेंट ट्री को स्टैटिक एचटीएमएल में बदलने का एक तरीका है। बिल्कुल, और ये वेब स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करता है इसके लिए। राइट, और ये सारी जानकारी हमने रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ली है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्री रेंडर को ठीक से समझें, ये है क्या, कैसे काम करता है, कब यूज करना चाहिए, और इसके मेन फीचर्स और ऑप्शंस क्या-क्या हैं। एग्जैक्टली। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्री रेंडर करता क्या है? जैसा हमने कहा, रिएक्ट कंपोनेंट्स को स्टैटिक एचटीएमएल में बदलना। हाँ, और इसका जो मेन यूज केस है वो है स्टैटिक साइट जनरेशन, मतलब एसएसजी। एसएसजी यानी पूरी वेबसाइट को पहले से एचटीएमएल फाइल्स बनाकर रख देना। हाँ, और ये जो पुराने तरीके थे जैसे रेंडर टू स्ट्रिंग, उससे ये अलग है। कैसे अलग है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्री रेंडर जो है वो सस्पेंस का इस्तेमाल करके फेच होने वाले सारे डेटा के लोड होने का इंतजार करता है। अच्छा, पूरा डेटा आने तक रुकता है। हाँ बिल्कुल, रेंडर टू स्ट्रिंग ऐसा नहीं करता था। और जब प्री रेंडर अपना काम कर लेता है तो ये एक प्रॉमिस देता है जो रिजॉल्व होके एक ऑब्जेक्ट देता है। ओके, उसमें क्या होता है? उसमें दो मेन चीजें होती हैं। एक तो प्रिल्यूड, जो कि एचटीएमएल का वेब स्ट्रीम है, एचटीएमएल स्ट्रीम, ठीक है। और दूसरा है पोस्टपोन्ड। अगर रेंडरिंग पूरी नहीं हुई, मान लीजिए अबॉर्ट हो गई, तो इसमें वो ऑब्जेक्ट होता है जिसे बाद में रिज्यूम एपीआई के साथ यूज कर सकते हैं, वरना ये नल होता है। और आपने कहा था कि ये वेब स्ट्रीम्स पर डिपेंड करता है। हाँ, ब्राउजर एनवायरमेंट्स में तो वेब स्ट्रीम्स होते ही हैं, लेकिन अगर Node.js में यूज करना है तो उसके लिए react.server.node से प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम इंपोर्ट करना होगा। काम वही है, बस Node.js स्ट्रीम्स के साथ डील करता है। समझ गई। तो अब आते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। सिंटैक्स तो सीधा लग रहा था, प्री रेंडर, रिएक्ट नोड, ऑप्शंस। हाँ, सिंटैक्स सिंपल है। यहाँ रिएक्ट नोड क्या है? अपना ऐप कंपोनेंट। हाँ, आमतौर पर आपका मेन ऐप कंपोनेंट, जैसे ऐप। हाँ, लेकिन जरूरी बात यह है कि ये नोड पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करे। पूरे डॉक्यूमेंट मतलब HTML टैग के साथ? बिल्कुल, आपका ऐप कंपोनेंट पूरा HTML स्ट्रक्चर रिटर्न करना चाहिए। HTML हेड, बॉडी, सब कुछ। ओके, और ये ऑप्शंस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या खास है? इसमें कई यूजफुल ऑप्शंस हैं। शायद सबसे इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स, ये क्या करता है? ये बेसिकली उन जावास्क्रिप्ट फाइल्स के URLs की अरे लेता है जिन्हें एंड रिजल्ट वाले HTML में स्क्रिप्ट टैग्स के जरिए इंक्लूड करना है। क्यों? इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, सर्वर जो स्टैटिक HTML बनाता है वो इंटरैक्टिव नहीं होता। उसमें जान डालने के लिए, मतलब इंटरैक्टिविटी के लिए, क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट चलाना पड़ता है और रिएक्ट का हाइड्रेट रूट कॉल करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो ये बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स में आमतौर पर वही फाइल्स होती हैं जिनमें आपका हाइड्रेट रूट कॉल और बाकी क्लाइंट साइड लॉजिक होता है। अच्छा, तो अगर मुझे सिर्फ स्टैटिक HTML चाहिए बिना किसी क्लाइंट साइड इंटरैक्शन के, तो इसकी जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट भी है जिससे आप सीधा इनलाइन स्क्रिप्ट में कोड डाल सकते हैं। इनलाइन स्क्रिप्ट के लिए? हाँ, और मॉड्यूल्स के लिए बूटस्ट्रैप मॉड्यूल्स है जो स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल बनाता है। और कोई दूसरे ऑप्शंस जल्दी से बता सकते हैं? हाँ हैं, जैसे आइडेंटिफायर प्रीफिक्स है ID कोलिजन से बचने के लिए, SVG मैथमल के लिए नेम स्पेस URI, सर्वर एरर्स के लिए ऑन एरर कॉलबैक। और एक सिग्नल ऑप्शन भी था रेंडरिंग रोकने के लिए। हाँ, अबॉर्ट कंट्रोलर के सिग्नल के लिए, रेंडरिंग को बीच में अबॉर्ट करने के लिए, मान लीजिए टाइम आउट पर। आपने इंटरैक्टिविटी और हाइड्रेट रूट का जिक्र किया, इसे थोड़ा और समझाएंगे? क्लाइंट साइड पर ये होता कैसे है? जरूर। तो सर्वर ने प्री रेंडर से स्टैटिक HTML बनाया, ब्राउजर ने उसे दिखा दिया, पर वो इंटरैक्टिव नहीं है। नहीं, बटन क्लिक, स्टेट अपडेट्स कुछ नहीं होगा। इसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्लाइंट साइड JS चलती है और रिएक्ट का हाइड्रेट रूट फंक्शन कॉल होता है। कहाँ कॉल होता है? आप इसे उस डॉम नोड पर कॉल करते हैं जिसमें सर्वर रेंडर्ड HTML है, आमतौर पर डॉक्यूमेंट ही, और साथ में वही रूट कंपोनेंट पास करते हैं जो सर्वर पर रेंडर हुआ था, जैसे app.js। और फिर रिएक्ट उसे इंटरैक्टिव बना देता है। हाँ, रिएक्ट सर्वर से आए HTML को देखता है, उस पर इवेंट लिस्टनर्स लगाता है और एप्लीकेशन को जिंदा कर देता है। लेकिन सबसे जरूरी क्या? क्लाइंट पर रेंडर होने वाला कंपोनेंट और उसके इनिशियल प्रॉप्स बिल्कुल वही होने चाहिए जो सर्वर पर थे। मिसमैच हुआ तो हाइड्रेशन एरर्स आएंगे। ओके, ये ध्यान रखना होगा। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। जब हम ऐप बिल्ड करते हैं तो CSS JS फाइल्स के नाम बदल जाते हैं, उनमें हैश लग जाता है,
जैसे styles.12345.css। हाँ, कैशिंग के लिए। तो इन बदलते हुए फाइल नेम्स को कोड में या बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स में कैसे डालें? हार्ड कोड तो कर नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत कॉमन दिक्कत है एसएसजी में। हार्ड कोडिंग तो चलेगी नहीं। इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, आप अपने रूट कंपोनेंट को प्रॉप के जरिए इन डायनेमिक यूआरएल्स का मैप पास करें। मैप मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट। हाँ, एक ऑब्जेक्ट, जैसे हम एसेट मैप कह सकते हैं। तो सर्वर पर रेंडर करते समय ऐप एसेट मैप इक्वल्स माई एसेट मैप जैसा कुछ? बिल्कुल। सर्वर साइड पर आप अपने बिल्ड टूल, वेबपैक, वाइट एटसेट्रा से ये एसेट मैप जनरेट करते हैं। इसमें ओरिजिनल नेम और हैश्ड नेम की मैपिंग होती है। जैसे main.js, assets main.abcdfgs। हाँ, बिल्कुल ऐसा। फिर प्री रेंडर कॉल करते वक्त आप ये मैप ऐप को प्रॉप में देते हैं। ऐप एसेट मैप इज इक्वल्स टू एसेट मैप, और प्री रेंडर के ऑप्शंस में भी इसी मैप को यूज करते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स के लिए यूआरएल देने में। एग्जैक्टली। आप लिखेंगे bootstrapscripts.assetmap.js। ठीक है, सर्वर साइड तो हो गया, लेकिन क्लाइंट साइड पर हाइड्रेशन के लिए भी तो यही मैप चाहिए होगा, प्रॉप्स मैच करने के लिए। हाँ, ये क्रूशल है। आपको ये एसेट मैप क्लाइंट तक पहुंचाना होगा। कैसे? एक कॉमन तरीका है बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट ऑप्शन। आप इसके जरिए एक छोटा इनलाइन स्क्रिप्ट डाल सकते हैं जो इस एसेट मैप को जेसन स्ट्रिंगिफाई करके window.assetmap जैसी ग्लोबल वेरिएबल में डाल दे। अच्छा, स्क्रिप्ट window.assetmap इक्वल्स टू ... स्क्रिप्ट जैसा। हाँ, फिर क्लाइंट साइड कोड में आप window.assetmap एक्सेस करके हाइड्रेट रूट कॉल करते समय ऐप को पास कर देंगे। हाइड्रेट रूट डॉक्यूमेंट ऐप एसेट मैप इज इक्वल्स टू window.assetmap। इससे सर्वर और क्लाइंट प्रॉप्स मैच हो गए। बिल्कुल, हाइड्रेशन सही से हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखें। क्या? JSON.stringify करते वक्त ये डेटा सेफ हो, यूजर जनरेटेड ना हो, SSS वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए। ओके, तो प्री रेंडर SSG के लिए तो काफी पावरफुल है, लेकिन क्या ये हमेशा बेस्ट चॉइस है? कब इसे यूज नहीं करना चाहिए? देखिए, प्री रेंडर की फिलॉसफी समझनी होगी। ये सारे सस्पेंस्ड बेस्ड डेटा फेचिंग का इंतजार करता है, फिर HTML देता है। परफेक्शनिस्ट बिल्डर की तरह, जब तक सब तैयार ना हो दरवाजा नहीं खोलेगा। हाँ, कुछ वैसा ही। SSG के लिए ये बढ़िया है, जहां बिल्ड टाइम पर ही फुल HTML चाहिए। लेकिन अगर आपको SSR चाहिए, सर्वर साइड रेंडरिंग, जहां कंटेंट तैयार होते ही चंक्स में भेजा जाए। हाँ, ताकि यूजर को पेज जल्दी दिखने लगे, भले ही कुछ पार्ट्स बाद में लोड हों, उस केस में प्री रेंडर सही नहीं है। तो उसके लिए स्ट्रीमिंग SSR APIs हैं, जैसे रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम। बिल्कुल, ब्राउजर के लिए रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम, Node.js के लिए रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम। ये APIs कंटेंट रेडी होते ही HTML चंक्स भेजना शुरू कर देती हैं। इससे TTFB और FCP जैसे मैट्रिक्स इंप्रूव हो सकते हैं। सही का, यूजर को लगता है पेज जल्दी लोड हो रहा है। तो अगर किसी को ये दिक्कत आ रही है कि मेरा स्ट्रीम तब तक शुरू नहीं होता जब तक पूरा ऐप रेंडर नहीं हो जाता, तो शायद उन्हें प्री रेंडर नहीं, स्ट्रीमिंग SSR चाहिए। एग्जैक्टली। आपने सस्पेंस और डेटा लोडिंग के इंतजार की बात की थी, एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए एक प्रोफाइल पेज है जिसमें कवर, साइड बार जिसमें फ्रेंड्स, फोटोज हैं, और पोस्ट कंपोनेंट है, और पोस्ट्स डेटा फेच करता है। ठीक है। तो इस केस में अगर पोस्ट्स कंपोनेंट डेटा फेच करने के लिए सस्पेंस यूज करता है, मतलब फेचिंग के दौरान सस्पेंड होता है, तो प्री रेंडर रुक जाएगा। हाँ, रुक जाएगा। वो पोस्ट्स के डेटा के लोड होने का इंतजार करेगा। जब डेटा आएगा, पोस्ट्स रेंडर होगा, तभी प्री रेंडर पूरा HTML देगा जिसमें पोस्ट्स का कंटेंट होगा। और अगर सस्पेंस बाउंड्री में रैप किया हो फॉल बैक के साथ, तो भी प्री रेंडर फॉल बैक लोडिंग पोस्ट दिखाने के बजाय असली पोस्ट्स कंटेंट का इंतजार करेगा और उसी को HTML में डालेगा। SSG का यही मतलब है, फाइनल कंप्लीट HTML। तो क्या ये इंतजार हर तरह की डेटा फेचिंग के लिए होता है? नहीं, यहाँ एक न्यूआंस है। प्री रेंडर और सस्पेंस सिर्फ सस्पेंस एनेबल्ड डेटा सोर्सेस के लिए वेट करते हैं। मतलब अगर आप सस्पेंस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क जैसे रिले, Next.js का डेटा फेचिंग यूज कर रहे हैं, या React.lazy से कंपोनेंट लोड कर रहे हैं, या नए यूज हुक से प्रॉमिस रीड कर रहे हैं, और अगर यूज इफेक्ट या इवेंट हैंडलर में फेच कर रहे हैं, तो सस्पेंस उसे नहीं पहचानेगा और प्री रेंडर उसके लिए इंतजार नहीं करेगा। वो क्लाइंट साइड पर फेच होगा। कस्टम डेटा सोर्सेस को सस्पेंस अवेयर बनाने का अभी कोई स्टेबल ऑफिशियल तरीका डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एक और चीज थी प्री रेंडरिंग को अबॉर्ट करना। ये कैसे होता है और क्यों? हाँ, अबॉर्ट कंट्रोलर से आप एक कंट्रोलर बनाते हैं, उसका सिग्नल प्री रेंडर के ऑप्शंस में पास करते हैं, फिर जब चाहें, जैसे टाइम आउट के बाद,
कंट्रोलर पर अबॉर्ट कॉल कर देते हैं। तो क्या होता है? रेंडरिंग रुक जाती है। हाँ, प्री रेंडर का प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है या रिजॉल्व, लेकिन स्ट्रीम बंद हो जाता है। जो HTML अबॉर्ट होने से पहले बन गया था वो प्रील्यूड स्ट्रीम में मिल जाता है, और जो सस्पेंस बाउंड्रीज रिजॉल्व नहीं हुई थी वो अपने फॉलबैक स्टेट में रेंडर होती हैं। इसका फायदा क्या है? मेन फायदा पार्शियल प्री रेंडरिंग में हो सकता है। सर्वर पर शुरू करो, टाइम आउट पर अबॉर्ट करा, अधूरा HTML क्लाइंट को भेजो और क्लाइंट पर रेज्यूम या रेज्यूम एंड प्री रेंडर से वहीं से कंटिन्यू करो। ये थोड़ा एडवांस यूज केस है। क्या प्री रेंडर की कोई लिमिटेशंस या कैवियट्स है? हाँ, एक मेन लिमिटेशन है नॉन्स ऑप्शन का ना होना। CSP के लिए नॉन्स एट्रीब्यूट यूज होता है इनलाइन स्क्रिप्ट स्टाइल्स को अलाउ करने के लिए। हाँ, और नॉन्स पर रिक्वेस्ट यूनिक होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि प्री रेंडर स्टैटिक HTML बनाता है जो कई रिक्वेस्ट पर सर्व हो सकता है, उसमें फिक्स्ड नॉन्स डालना इनसिक्योर होगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। तो फिर पर रिक्वेस्ट नॉनसेस चाहिए तो स्ट्रीमिंग SSR ही यूज करना होगा। हाँ, क्योंकि वो हर रिक्वेस्ट के लिए अलग HTML जनरेट करता है। ठीक है, मुझे लगता है हमने प्री रेंडर को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। चलिए की टेकअवे समराइज करते हैं। प्री रेंडर है फुल पेज स्टैटिक HTML जनरेशन यानी SSG के लिए। हाँ, ये सस्पेंस डेटा का इंतजार करता है, क्लाइंट पर इंटरैक्टिविटी के लिए हाइड्रेट यूट चाहिए, बिल्कुल और डायनामिक एसेट्स के लिए एसेट मैप पैटर्न अच्छा है। सही कहा। और ये याद रखना जरूरी है कि प्राइमरी यूज केस SSG है। डायनामिक लोडिंग और फास्ट इनिशियल पेंट चाहिए तो स्ट्रीमिंग SSR बेहतर हो सकता है। प्री रेंडर का फोकस है फाइनल कंप्लीट स्टैटिक आउटपुट पर। तो इस सब से एक दिलचस्प सवाल उठता है। वेब एप्लीकेशंस बनाते समय हम अक्सर यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। प्री रेंडर SSG हमें पूरा इनिशियल कंटेंट देता है, लोड होते ही सब कुछ दिखता है, कोई लेआउट शिफ्ट नहीं। हाँ, ये इसका एक बड़ा फायदा है। दूसरी तरफ स्ट्रीमिंग SSR पहला पेंट जल्दी दे सकता है। यूजर को लगता है पेज तेजी से लोड हो रहा है, लेकिन कंटेंट आते ही लेआउट शिफ्ट हो सकता है। हाँ, ये ट्रेड ऑफ है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट इनिशियल कंटेंट की जरूरत और फास्टेस्ट परसीव्ड लोड टाइम भले ही अधूरा हो, कि इच्छा के बीच सही बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एप्लीकेशन की नीड्स, कंटेंट टाइप और यूजर एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करेगा। कोई एक साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है यहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।